हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऐश्वर्या वर्मा। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सब? अभी कई दिनों से बहुत गैप हो गया था, वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, थोड़ा बिजी थी। तो अब कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे मेरे चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आज का सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इम्पल्स के ऊपर देखा था वीडियो। इम्पल्स क्या होता है और उसके यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला ये देखा था, और रिलेशन देखा था इम्पल्स का चेंज इन मोमेंटम के साथ। एक छोटा सा हम लोग ने एक डेरिवेशन किया था जिसमें रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम था। ठीक है, आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होगा। तो आपको ये न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो समझने में आसानी होगी, क्योंकि इसको हम अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ पहले ही देख लिए हैं अपन। क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा ये वाला न्यूटन सेकंड लॉ का, तो ये देख लीजिएगा, फिर इसके एग्जाम्पल क्लियर होंगे। और फिर लास्ट में अपन इसका एक्सप्रेशन निकाले थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल पी अपॉन डेल टी से। ये तो ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, ये दोनों चीज़। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फिर आगे अपन इसको डिराइव किए थे तो डेल पी अपॉन डेल टी इसका एक्सप्रेशन आया था। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, और ये न्यूटन सेकंड लॉ पे आता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या है इसका। इसमें बोल रहा है कि जो क्रिकेट का गेम होता है तो उस पे जो बॉलर लोग होते हैं, तो अगर कोई फास्ट कमिंग जो बॉल है उसको लेने से पहले अपने हैंड ऐसे पीछे पुल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी बॉल उनको कैच करना होता है अपने हैंड में, तो अपने हैंड पहले पीछे की तरफ उन लोग खींचते हैं, उसके बाद फिर बॉल लेते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? तो ये न्यूटन सेकंड लॉ का ही एग्जाम्पल है। ऐसा इसलिए करते हैं वो लोग, अगर वो अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है, जो टाइम इंटरवल डेल टी है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो डेल टी है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब पीछे करेंगे अपने हाथ को तो थोड़ा उनको टाइम लगेगा, तो डेल टी जो है इंक्रीज होता है। तो उससे क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डिक्रीज हो जाता है। डेल पी अपॉन डेल टी जो है वो डिक्रीज होता है। अगर टाइम इंक्रीज करेंगे तो इसके पहले जो रिलेशन देखे थे उससे ये आता है कि जो डेल टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेल पी बाय डेल टी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब कि टाइम इंक्रीज करेंगे तो डेल पी बाय डेल टी जो है डिक्रीज होगा। तो ऐसा करने से टाइम इंक्रीज होता है और जो चेंज इन मोमेंटम है वो डिक्रीज होता है। तो इससे क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि डेल पी बाय डेल टी अगर डिक्रीज हुआ यहाँ पर से, तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा, तो कम फोर्स लगेगा। इसलिए वो अपने हाथ को पीछे लेते हैं। तो जो फोर्स है बॉल का वो कम एक्सर्ट होगा हैंड पे, तो इसलिए जो हमारा हैंड है वो हर्टलेस हो जाएगा। इसलिए वो अपने हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ खींचते हैं, तो डेल टी जो है वो डिक्रीज होता है यहाँ पर से। क्लियर हुआ? टाइम बढ़ जाता है, टाइम इंक्रीज होता है, तो इससे क्या होता है, डेल पी बाय डेल टी ये डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो हैंड है वो हर्टलेस होता है, या तो फिर जो बॉलर का हैंड है वो हर्टलेस होता है। फिर उसके बाद है सेकेंड एग्जाम्पल है, वन इज हर्टलेस इफ जम्प्स फ्रॉम अ सर्टन हाइट ऑन अ सॉफ्ट फ्लोर देन ऑन अ हार्ड फ्लोर। मतलब कि अगर अपन सॉफ्ट फ्लोर में जंप करते हैं तो हमको कोई हर्ट नहीं होता, और इन कंपैरिजन टू अगर हार्ड फ्लोर में जंप करेंगे तो हम हर्ट हो जाते हैं, हमको चोट लग जाती है। तो ऐसा भी न्यूटन सेकंड लॉ से ही होता है। जब हम
हार्ड या फिर पक्का फ्लोर पे जंप करते हैं तो जो हमारा फीट है वो इमीडिएटली रेस्ट पे आ जाता है। तो जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, मतलब कि डिक्रीज़ हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे हमको हर्ट हो जाता है, मतलब कि हमको चोट लग जाता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे डेल टी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, टाइम तुरंत ही डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि स्मॉल होता है यहाँ पे। जैसे ही हम जो है हार्ड फ्लोर या फिर पक्का फ्लोर पे जंप करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी ये इंक्रीज़ होता है और फोर्स भी इंक्रीज़ होगा। अगर ये इंक्रीज़ होगा तो फोर्स भी, डेल पी अपॉन डेल टी यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ फोर्स भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के। और वैसे ही अगर सॉफ्ट फ्लोर में जंप करेंगे तो जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और डेल पी अपॉन डेल टी जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो फोर्स भी डिक्रीज़ होगा, इसलिए हमको चोट नहीं लगेगी। फिर उसके बाद इन सर्कस द आर्टिस्ट जंप आइदर ऑन अ थिक कुशन और नेट। सर्कस में भी वही है कि जो आर्टिस्ट हैं वो जंप करते हैं थिक कुशन में या फिर नेट में ही जंप करते हैं, तो उनको हर्ट नहीं होता है। ये भी इसलिए होता है क्योंकि जो डेल्टी है, टाइम है, वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो कुशन में जंप करेंगे तो वो कुशन नीचे की तरफ हो जाता है, या फिर नेट में भी करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाता है, तो उससे टाइम ज़्यादा लगता है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कम लगेगा, डेल पी अपॉन डेल टी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फोर्स भी कम लगेगा, तो हर्ट नहीं होंगे इसमें कुशन या फिर जो नेट में कूदने से। ठीक है, फिर उसके बाद दो एग्जांपल और हैं। जो ग्लास है या फिर अर्थन आर्टिकल होते हैं, मिट्टी के बने हुए जो आर्टिकल होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं जब वो हार्ड फ्लोर पे गिरते हैं और ब्रेक नहीं होते जब वो सॉफ्ट फ्लोर पे गिरते हैं। तो इसका भी यही एग्जांपल है, यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये वाले सेकंड वाले के टाइप पे कि डेल्टी यहाँ पे जो है डिक्रीज़ हो जाती है टाइम जो है, और हार्ड हार्ड फ्लोर के केस में, हार्ड फ्लोर के केस में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, सॉरी टाइम जो है कम लगता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो डेल पी अपॉन डेल टी जो है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपन टाइम जो है ज़्यादा लगता है, तो फिर फोर्स भी ज़्यादा लगता है, इसलिए हमको हर्ट हो जाता है। और ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विथ स्प्रिंग सिस्टम। तो ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, स्प्रिंग सिस्टम होता है, जिससे कि क्या होता है, वो गिरने से उसमें जो डैमेज होता है वो कम होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, उसको जर्क कम लगता है। जैसे ही वो गिरेगा तो उसमें स्प्रिंग होगा, तो स्प्रिंग से जर्क जो है कम होगा, तो इससे जो टाइम है, टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो डेल पी अपॉन डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज डिक्रीज़ हो जाएगा, और फिर जो है फोर्स भी कम लगेगा इसमें, तो उसमें जो है डैमेज कम होता है, स्प्रिंग लगा हुआ होता है इसलिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, आई होप ये पांचों एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। बस इसमें ये याद रखना है कि जो है फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स अगर बढ़ेगा तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी बढ़ेगा, और अगर टाइम डिक्रीज़ करेगा तो फोर्स जो है इंक्रीज़ होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये तीन टर्म आप लोगों को याद रखना है, फिर एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आप लोगों को पता ही होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप लोग कुछ भी एक्शन करेंगे तो उसका बदले में आप लोगों को रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा।
ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, वाइल पुलिंग आउट बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल इफ़ द रोप सडनली ब्रेक्स द मैन फॉल्स बैकवर्ड। मतलब कि अगर हम बकेट से पानी निकाल रहे हैं वेल से, एक जो कुआं है उससे पानी निकाल रहे हैं, अगर कोई निकाला होगा तो उनको पता होगा। तो अगर सडनली जो रोप है, रस्सी है, वो ब्रेक हो जाता है तो जो मैन है वो पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है न्यूटन्स के थर्ड लॉ का। मतलब कि एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी हो रहा है। रोप जैसे ही टूटा तो वो पीछे गिर गए। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? जो फोर्स है एक्सर्ट कर रहा है मैन रोप पे, मतलब कि रस्सी खींचने के लिए उसमें ऑब्वियस सी बात है, अगर उस रस्सी को खींचेंगे तो उसमें क्या फोर्स लगा रहे हैं वो। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जो रोप बकेट में, मतलब इंसान जो है, मतलब कोई जो निकाल रहा है वो रोप में अपना फोर्स लगा रहा है, और फोर्स जो है रोप जो है वो बकेट में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, फिर अगर सडनली जब रोप ब्रेक हो जाएगा, रस्सी जो है वो ब्रेक हो जाएगी, तो जो फोर्स ऑफ रिएक्शन वैनिश कर जाएगा और जो है मैन पीछे की तरफ गिर जाएगा। क्योंकि जो मैन है, ये मैन है, ये निकाल रहा है ये बकेट, ये कोई सा बकेट है मान लो। ठीक है, तो ये जो है इस रोप पे अपना फोर्स लगा रहा है, और ये जो रोप है इस बकेट पे। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ गिर जाएगा ये आदमी जो है। ठीक है, सेम होता है वाइल फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन, द गनर एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड जर्क। मतलब कि जब बुलेट फायरिंग करते हैं, ये पहले भी आप लोगों को ये एग्जांपल देके समझाएं, जब भी फायरिंग होती है तो उसमें भी एक जो गनर है उसको एक जर्क महसूस होता है, मतलब एक ऐसे झटका लगता है पीछे की तरफ। वो भी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में ही आता है कि वो जो झटका क्यों लगता है। ये है कि जो एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर होता है, द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बहुत ही तेज वेलोसिटी से। ठीक है, और फिर बैकवर्ड फोर्स भी लगेगा इसमें, एक पीछे की तरफ फोर्स भी लगेगा, विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स विच कॉज द मोशन ऑफ द बुलेट। जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगा जो बुलेट के मोशन के जो फोर्स हैं उसके। तो गनर को इसलिए एक झटका सा महसूस होगा, क्योंकि वो आगे की तरफ जा रहा है तो उसमें बैकवर्ड फोर्स भी लग रहा है। जो ये दोनों फोर्स हैं ये जो है किस फोर्स के इक्वल हैं, जिससे मोशन हो रहा है उस फोर्स के इक्वल है। इसलिए जो गनर है उसको एक ऐसे झटका सा लगता है। द फोर्स ऑन द बुलेट इज़ द एक्शन। तो जो फोर्स है बुलेट का वो एक एक्शन है, और जो फोर्स एक्सर्ट करेगा बुलेट गन पे वो एक रिएक्शन है। तो ये क्लियर हुआ दोनों। तो उसके बाद एक लास्ट देखते हैं, व्हेन अ मैन वॉक्स ही पुशेस द ग्राउंड इन द स्लैंटिंग मैनर। जब भी हम चलते हैं तो हम जो नीचे का जो ग्राउंड है उसको स्लैंटिंग मैनर में ऐसे पुश करते हुए चलते हैं, ऐसे पीछे की तरफ ढकेलते हुए। जैसे कि हमारा ये लेग है, एक लेग आगे होता है एक पीछे होता है ना, तो ये आगे वाले से हम ऐसे पीछे की तरफ पुश करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ पे क्यों आया है उसको देखते हैं। कुछ एक फोर्स से जो है ना अपन ग्राउंड को पीछे की तरफ ढकेलते हुए चलते हैं, द ग्राउंड ऑफर्स अ रिएक्शन। तो उससे क्या होता है, ग्राउंड से भी हमको एक रिएक्शन मिलता है अपोजिट डायरेक्शन में, सच दैट आर इज इक्वल टू माइनस एफ।
मतलब कि ये जो है ये ग्राउंड का रिएक्शन है और ये हमारा फोर्स है। मतलब हम रोड को, ये देखो ये रोड है, ये हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे चलते हुए हम इसको ऐसे पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तो ये हमारा फोर्स है। और एक ये जो ग्राउंड है ये भी एक क्या करेगा, रिएक्शन देगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे R इज इक्वल टू माइनस एफ। तो वो जो रिएक्शन है ग्राउंड का, तो उसको अपन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। मतलब कि R cos थीटा, इसको ये जो है कंपोनेंट इसको R cos थीटा, और ये रफ डायग्राम है R sin थीटा, दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करेंगे। जहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और जो H है वो अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा, ठीक है। H जो है अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, तो वही हेल्प करेगा, वही फोर्स जो है मैन को हेल्प करेगा आगे जाने में। जब ये तभी ट्रू है जब ग्राउंड जो है हार्ड होगा, H जो है अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, ठीक है। ये जो है ये देखो, आप लोगों को बुक के डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखो ऐसे चल रहे हैं कोई, तो ये पीछे की तरफ ढकेलते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ अपन दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व किए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। R cos थीटा R sin थीटा, ठीक है। तो जो H है वही अनबैलेंस्ड फोर्स है, और यही H जो है वो मूव करने में, आगे की तरफ मूव करने के लिए हेल्पफुल होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही जो है वेट को संभाले रखेगा। और ये सिर्फ हार्ड फ्लोर, जब ग्राउंड जो है हार्ड होगा उसी केस में अप्लाई होगा। और अगर जब ग्राउंड जो है मडी होगा या फिर स्लिपरी होगा या फिर उसमें सैंड होगा, तो क्या होगा, जो फोर्स है वो एक्ट नहीं करेगा प्रॉपर मैनर पे, तो जो रिएक्शन फोर्स है वो प्रॉपर और सफिशिएंट नहीं होगा मैन के लिए वॉक करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये हार्ड, जब जो रोड है जो ग्राउंड है वो हार्ड होगा, तभी वो स्लिपरी होगा या फिर मडी होगा या फिर उसमें सैंड होगा, तो प्रॉपर फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगा, तो जो रिएक्शन फोर्स है वो भी सफिशिएंट नहीं होगा मैन को चलने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल, अपन 3 एग्जाम्पल देखे हैं, और न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखें कि क्या होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो भी हम एक्शन करेंगे उसके बदले हमको एक रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और ये आपके 11th फिज़िक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूटन के तीनों लॉज, उनके एग्जाम्पल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और एनी क्वेरीज एनी डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी ये शेयर कीजिएगा वीडियोस, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। और इस पे कंटिन्यू वीडियोस तो आते ही रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।